हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव। इसमें सुनिए, एडम स्मिथ से लेकर आज तक राजस्व के मुख्य लेखकों ने इस विचार की पुष्टि की है कि राजस्व की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनका संबंध व्यक्तियों के धन को प्राप्त करके राज्य के उपयोग में लाना है, जिससे उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जा सके। वर्तमान में सार्वजनिक व्यय का महत्व दिन पर दिन बढ़ने लगा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक व्यय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय रोजगार, धन के वितरण एवं उत्पादन को प्रभावित करके अर्थव्यवस्था में वांछित परिवर्तन ला सकता है। इससे उत्पत्ति के साधनों का उद्योगों में वितरण भी प्रभावित होता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा प्रभाव उत्पादक मांग में वृद्धि होती है, जिससे विनियोग व रोजगार में वृद्धि होती रहती है तथा आशाजनक अर्थव्यवस्था का विकास होता है। करारोपण द्वारा सरकार करदाताओं पर भार डालती है और कर को लागत के रूप में देखा जाता है। लोक व्यय से जनता को लाभ प्राप्त होता है। लोक व्यय के आर्थिक प्रभाव काफ़ी दूरगामी हो सकते हैं। सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभावों को निम्न भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि सार्वजनिक व्यय के उत्पादन तथा रोजगार पर प्रभाव। इसमें नंबर 1 है इफ़ेक्ट्स ऑन एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि कार्य करने, बचत करने व विनियोग करने की क्षमता पर प्रभाव। इसमें सुनिए, राज्य द्वारा किया गया व्यय व्यक्तियों के कार्य करने की शक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित कर सकता है। यदि सार्वजनिक व्यय के अभाव के कारण देश के रोजगार स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़े तो इससे उत्पादन स्तर बढ़ेगा, अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं हो सकता कि योग्यतापूर्वक ढंग से किए गए सार्वजनिक व्यय के उत्पादन में इस प्रकार वृद्धि होनी चाहिए कि यदि करारोपण या अन्य किसी उपाय द्वारा कमी आती हो जो कि इसे वित्त प्रबंध करने के लिए हों, बशर्ते उन्हें सावधानीपूर्वक चुना गया हो, तो उस नियंत्रण को पार कर देगा। एक समय था जब अर्थशास्त्री को यह विश्वास नहीं था कि लोक व्यय द्वारा उत्पादन प्रभावित हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। लोक व्यय का एक बड़ा भाग कल्याण संबंधी कार्यों पर तथा विकास से जुड़ी क्रियाओं पर व्यय किया जाता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा मनुष्यों की कार्य करने, बचत करने एवं विनियोग करने की क्षमता को निम्न प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। नंबर आ वस्तुओं व सेवाओं का उचित प्रभाव। राज्य अपने व्ययों द्वारा निर्धन व्यक्तियों को वस्तुएं व सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करके इनकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। यदि सरकार द्वारा जीवन निर्वाह की वस्तुएं सस्ते मूल्य पर प्राप्त हो तो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। नंबर 2 है बचत शक्ति में वृद्धि। बचत 2 प्रकार से संभव हो सकती है, उपभोक्ता कम करके या आय को बढ़ाकर। सार्वजनिक व्यय से नागरिकों की आय बढ़ती है, अतः अधिक बचत संभव की जा सकती है। बचत करने की अच्छी सुविधाएं होने से भी नागरिकों की बचत शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। लोक व्यय से जनता की आय में वृद्धि होने से बचत करने की सीमा बढ़ जाती है और जनता की बचत करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। नंबर 7 है क्रय शक्ति में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय द्वारा क्रय शक्ति का हस्तांतरण राज्य से जनता में विभिन्न रूपों में किया जा सकता है और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जैसे पेंशन, बेकारी व बीमारी भत्ते, वस्तुओं व सेवाओं पर किया गया व्यय आदि। इससे व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि होकर उनके शारीरिक एवं मानसिक कल्याण में वृद्धि हो जाती है, जो दीर्घकाल में उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाते हैं। नंबर 10 है सुविधाएं प्रदान करना। सार्वजनिक व्यय ऐसी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं सार्वजनिक व्यय द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं
जिनसे व्यक्ति को अपनी उत्पादन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता मिले और अधिकाधिक व्यक्तियों में उत्पादन करने की रुचि उत्पन्न हो। रेलों व सड़कों के उन्नत होने से व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में कई गुना वृद्धि होती है और सभ्यता का विकास होता है। सिंचाई के साधनों की वृद्धि से कृषि उत्पादन तथा जल विद्युत शक्ति से विकास से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 2 आता है इफेक्ट्स ऑन डिज़ायर टू वर्क सेव एंड इन्वेस्टमेंट। कार्य करने, बचत करने एवं विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव। कार्य करने, बचत करने एवं विनियोग करने की इच्छा का संबंध अर्थव्यवस्था के विकास हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु इस प्रभाव का अध्ययन करना कठिन होता है क्योंकि इसका संबंध मानसिक स्थिति से होता है। इस संबंध में सार्वजनिक व्यय को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर आ है वर्तमान व्यय का प्रभाव। इसमें सुनिए, वर्तमान में सार्वजनिक व्यय करने से नागरिकों की आय में वृद्धि हो जाती है और उनकी कार्य करने की इच्छा भी कम हो जाती है। नंबर 2 है भविष्य संबंधी व्यय का प्रभाव। इसमें सुनिए, भविष्य में सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाले लाभ की आशा कम करने एवं बचत करने की इच्छा को प्रभावित करती है। यदि भविष्य में प्राप्त होने वाला अनुदान निश्चित तथा बिना शर्त के ही हो तथा जनता के भविष्य में काम करने तथा बचत करने से कोई संबंध न हो तो यह व्यय लोगों के काम करने तथा बचत करने की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं कर सकेगा। जैसे युद्ध पेंशन व्यय। यदि आय की मांग बेलोचदार है तो काम करने व बचत करने की इच्छा पर कुल प्रतिबंध अवश्य रहेंगे। यदि लोक व्यय द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि हो तो श्रम करने की योग्यता बढ़ती है। नंबर 3 इफेक्ट ऑन डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आर्थिक साधनों के हस्तांतरण या पुनर्वितरण पर प्रभाव। लोक व्यय से आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण होता है जिसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मत था कि सार्वजनिक व्यय से जो साधनों का हस्तांतरण होता है वह सदैव हानिकारक ही होता है क्योंकि राज्य को लाभ व हानि का कोई ध्यान नहीं रहता। वर्तमान में इस विचार को नहीं माना जाता है और व्यक्ति के स्थान पर राज्य को महत्व दिया जाने लगा है। डाल्टन का मत है कि भौतिक पूंजी का विकास मानव पूंजी या ज्ञान की लागत पर करना एक भूल है जिससे हानि होगी और उत्पादन नहीं बढ़ेगा। सार्वजनिक व्यय आर्थिक साधनों के उपयोगों में भी परिवर्तन निम्न प्रकार का हो सकता है। नंबर आ है प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इसमें सुनिए, प्रत्यक्ष हस्तांतरण में राज्य स्वयं व्यक्तियों के धन का उपयोग करता है जो व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है। प्रत्यक्ष हस्तांतरण में सरकार की ओर से धन, सुरक्षा, नागरिक प्रशासन एवं समाज सेवाओं आदि पर व्यय किया गया है उसे सम्मिलित करते हैं। नंबर 2 है अप्रत्यक्ष हस्तांतरण। जब सरकार स्वयं सार्वजनिक व्यय न करके देश में एक ऐसे उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर दे कि उससे लोग स्वयं ही अपनी पूंजी को किसी दिशा की ओर उत्साहित करने लगें तो उसे अप्रत्यक्ष हस्तांतरण कहेंगे। नंबर 7 एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरण। सुनिए, इसमें सार्वजनिक व्यय को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित किया जा सकता है। जिस क्षेत्र का औद्योगिक विकास करना हो उस क्षेत्र में उद्योगों के विकास की ओर सरकार पर्याप्त ध्यान देती है तथा जनता को ऋण व पूंजी आदि की अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नंबर 2 है वर्तमान से भविष्य को हस्तांतरण। सरकार आर्थिक साधनों को भविष्य के लिए व्यवस्थित ढंग से रखती है और इसी कारण बांध, नहरें एवं विद्युत योजनाओं पर धन व्यय किया जाता है। नागरिकों में अल्प बचत योजना, बीमा एवं पेंशन फंड आदि रीतियों की सहायता से वर्तमान आय को भविष्य में व्यय के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब सरकार सामाजिक सेवाओं पर धन व्यय करती है तो वह मानव पूंजी का वर्तमान से भविष्य के लिए हस्तांतरण ही है और यह भौतिक पूंजी से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हेनसन का मत है कि वर्तमान में पहले की अपेक्षा
अभौतिक संपत्ति जैसे वैज्ञानिक ज्ञान, योग्यता, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता, सामाजिक एकता और सहयोग स्थापित करने की क्षमता अधिक महत्व रखती है। इस संदर्भ में डाल्टन का कथन है कि जब सरकार स्वास्थ्य, मकानों और ग्रामीण सुरक्षा पर व्यय करती है या बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विनियोग होता है जो भौतिक पूंजी के स्थान पर मानवीय पूंजी का निर्माण करता है। इसी कारण सरकार सार्वजनिक व्यय की सहायता से मानव पूंजी की वृद्धि एवं विकास पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। यदि पुलिस एवं सेना पर अत्यधिक व्यय न किया जाए तो लोक व्यय द्वारा ऐसी स्थिति का सृजन होता है जिसमें उत्पादन की क्रिया में प्रसार हो। आगे अब इसका नंबर 2 पॉइंट आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोक व्यय एवं वितरण अथवा सार्वजनिक व्यय के वितरण पर प्रभाव। इसमें सुनिए, आज यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राज्य के कार्यों से धनवान की तुलना में दरिद्र को अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा धनी एवं गरीब के मध्य धन व आय के वितरण में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सकता है। अमीरों पर प्रगतिशील दर से करारोपण में व्याप्त धन को गरीबों के कल्याण पर व्यय किया जा सकता है। प्रोफेसर पीगू का मत है कि कोई भी कार्य जो गरीबों की वास्तविक आय के कुल भाग में वृद्धि करता हो सामान्यतः आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। सरकार प्रत्येक नागरिक को एक न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन देती है और यह कार्य तथा समाज की बढ़ती विषमता को दूर करने का कार्य करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय द्वारा पूरा किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।